कांग्रेस के एक अधिवेशन में प्रस्ताव भी पारित हुआ कि बर्मा बहुत परेशान करता है, बर्मा काट के अलग कर दिया जाए। भारत से काटकर बर्मा अलग हो, ये कांग्रेस के अधिवेशन का एक प्रस्ताव आया है। राजौरी लगभग 6 महीने तक उन पाकिस्तानी हमलावरों के कब्जे में रहा और निरंतर हिंसा चलती रही। 6 महीने बाद जब हमारी सेना पहुंची तो पूरा शहर लाशें थी, लेकिन लाशें के खाल वगैरह सब खत्म हो गई थी, जानवर खा गए थे, केवल हड्डियों का ढेर बाकी थे। श्यामलाल ने मुझे बताया कि स्थिति ये थी, खाना तो दूर था, एक समय अंतिम 2-3 दिनों की स्थिति ये थी कि स्थिति ऐसी आ गई कि पानी भी उपलब्ध नहीं था और बच्चे जब लगा कि ये तो बिना पानी के मर जाएगा तो बच्चों को यूरिन तक पिलाकर जिंदा रखा। इनकी विभीषिका, मुझे लगता है कल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस पर, इसलिए जितनी बातें कही जाने योग्य थी वो सब कही जा चुकी होंगी। उन्हीं बातों को दोहराना शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ अनुभव व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन जिनके व्यक्तिगत अनुभव हैं उनके साथ कुछ साझा करने का मौका मिला है मुझे अनेक बार, और उनसे सुनी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और उसमें से जो मुझे ग्रहण करने का अवसर मिला है वो भी मैं आपके साथ बांटूंगा। अभी एक कार्यक्रम से आ रहा हूं, थोड़ी देर पहले ही इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में था और उसका शीर्षक था स्वतंत्रता के 75 वर्ष, राष्ट्र और राष्ट्रवाद। हम सब लोग परिचित हैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, उसकी हैसियत, उसके चरित्र से। बड़े बड़े लोग ही आते हैं वहाँ बोलने के लिए, छोटे हम जैसे तो कभी कभी ताली बजाने जाते हैं वहाँ। लेकिन वो सारी बातचीत जो वहाँ चल रही थी राष्ट्र और राष्ट्रीयता को लेकर, मुझे ऐसा लगा कि जो विद्वान लोग होते हैं अपने आप को पॉलिटिकली फिट बनाए रखने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इसलिए आज का माहौल देखकर कई बार अपनी बातों को आज के माहौल में डालकर बोलने की आदत भी रखते हैं। और इसलिए आज जो माहौल चल रहा है उसमें तो शायद भारतीयता को बहुत अच्छा, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, ये तो आजकल के प्रचलित मुहावरे हैं, इनको जस्टिफाई करना ऐसा लगता है कि उन सबका जिम्मेदारी है तो होता है। लेकिन वो करते करते जो मेरे मन में एक बड़ा कहें तो व्यंग्यात्मक उदाहरण मन में आया, तो जो वक्ता थे उन्होंने हाथ में कहीं केरल के तट पर पैदा हुआ एक नारियल ले रखा था और उसको कह रहे थे ये कश्मीर का बादाम है, इसकी ये कैलिफोर्निया के बादाम से बहुत बढ़िया है। और उस बढ़िया पर नीचे बैठे लोग कह रहे थे देखो कितनी मेहनत कर रहा है, इसको कैलिफोर्निया बादाम से तुलना करने में जबरदस्त ताकत लगा दी। हम जो कहना चाहते हैं राष्ट्र और राष्ट्रीयता, उसको अगर सही संदर्भों में करने के बजाय हम किसी ढांचे में, किसी फ्रेम में फिट करने की कोशिश करते हैं तो एक ऐसा विद्रूप पैदा होता है, एक व्यंग्य पैदा होता है जो सच से बहुत दूर होता है। राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, जहां तक मेरी समझ है राष्ट्र कोई वाद की चीज नहीं है। वाद है तो विवाद भी होता है, राष्ट्र पर ना वाद की जरूरत है ना विवाद की जरूरत है। राष्ट्रीयता अपने आप में एक भाव भूमिका है जिसमें जिया जाता है, उसको किसी परिभाषाओं में फिट करने की और खासतौर से वो उन परिभाषाओं में कसे जाने की जरूरत नहीं है जिन्होंने भारत और भारतीयता में डूबकर उसको समझा नहीं। और इसलिए जब हमारे सामने विभीषिका जैसी त्रासदी आती है तो उसका मूल्यांकन, आज हम 75 साल बाद उसको याद करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। 75 साल बीत गए, ये महत्वपूर्ण नहीं है, आज भी हम याद करते हैं तो बेहतर है, क्योंकि 75 साल अगर आज़ादी के हैं तो 75 साल बाद उस विभीषिका के भी हैं जो केवल 75 साल पहले घटी थी ऐसा नहीं है,
पिछले 75 वर्षों में लोगों ने लगातार उसका दंश को, उसकी पीड़ा को महसूस किया है। जो वहां से छूट कर आए हैं, विस्थापित होकर आए हैं, उनके साथ अपनी अपनी पीड़ाएं, उन पीड़ाओं को अनुभव करने की स्थिति में क्या हम हैं? 75 साल पहले इस देश का विभाजन हो गया। सरल भाषा में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी बड़े विद्वान हैं और इसलिए मैं बड़े डरती हुई अपनी बात कहता हूँ, लेकिन जो मेरी समझ है मैं वो साझा कर रहा हूँ। साधारण तौर पर हम जो पढ़े हैं या हम जो आगे पढ़ा रहे हैं, तो एक बड़ा सरलीकरण हमारी पाठ्यपुस्तकों में मिलता है, जो हमने भी छोटी कक्षाओं में पढ़ी। भारत आजाद था, फिर भारत गुलाम हो गया, दुनिया भर से लोग आते थे व्यापार करने के लिए। कुछ लोग चले, भारत पहुंचे, यहाँ आकर उन्होंने व्यापार शुरू किया। व्यापारी थे, व्यापार कर रहे थे, और व्यापार करते करते उन्हें लगा कि तो भारत तो आपस में ही लड़ता रहता, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इनमें तो कोई एकता नहीं है, कोई एक दूसरे को मिलजुल कर चलने की प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए उन्होंने भारत पर लगा कि अब तो ये इतना कमजोर देश है, इस पर हम अपना राज्य स्थापित कर सकते हैं, संसाधनों से भरपूर था, और इसलिए वो आए व्यापार करने थे, राज्य करने लगे। हम तो आपस में लड़ ही रहे थे, पहले भी लड़ रहे थे, बाद में भी लड़ते रहे। लड़ने की आदत थी तो उन लोगों से भी लड़ना शुरू कर दिया। ये सब चलता रहा। बाद में उन्होंने राजाओं से राज्य छीन लिए। राज्य छीन लिए तो फिर कुछ राजा इकट्ठे हो गए, उन राजाओं ने इकट्ठे होकर उनके खिलाफ युद्ध छेड़ा, उसको कुचल दिया गया। तो पहला विद्रोह था, और उस पहले विद्रोह के बाद बहुत वर्षों तक कुछ हुआ नहीं। बाद में एक संगठन शुरू किया ह्यूम ने, उसने धीरे धीरे, शुरुआत में तो लॉन्ग लिव द किंग गाते रहते थे, बाद में फिर कुछ लोग उसमें ऐसे भी घुसाए जो थोड़ी थोड़ी आज़ादी की डोमिनियन स्टेटस की बातें करते रहे। बाद में फिर कुछ और ऐसे लोग आए, तिलक आए, फिर गांधी आए, और अंत में उस संघर्ष से आज़ादी मिल गई। और उसके बाद जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी वो राजा बन गए, राज्य करने लगे। एक ये बहुत सरल कहानी हम सबको याद है, लेकिन क्या उतना ही सरल था ये 400 साढ़े 400 सालों का संघर्ष? मैं उससे पीछे इसलिए नहीं जा रहा हूं कि जिस आज़ादी की अमृत महोत्सव की आज बड़ी चर्चा है, वो आज़ादी का अमृत महोत्सव, मुझे लगता है मैं पहले भी इसी मंच पर पहले भी एक बार इसके ऊपर चर्चा कर चुका हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव की जिसकी चर्चा है, वो उसका उस 1200 वर्षों के संघर्ष से सीधा संबंध नहीं है। 15 अगस्त 1947 से जो संबंध है, वो संबंध है यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के भारत आने का, यानी वास्को डिगामा के भारत की धरती पर पांव रखने से जो संघर्ष शुरू हुआ, और उनके जाने के बाद भी वो वैचारिक स्तर पर जारी है। अगर हम इस समग्रता में इस पूरे चित्र को देखेंगे तो हमें यह कहने का साहस नहीं होगा कि इसमें दक्षिण भारत कुछ नहीं कर रहा था, इसमें उत्तर भारत कुछ नहीं कर रहा था, पश्चिम में कुछ हलचल होती थी, बाकी तो दिल्ली और आसपास उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से ये लड़कर स्वतंत्रता का संग्राम हो गया। एक राष्ट्र के रूप में, फिर मैं राष्ट्र पर आता हूं, एक राष्ट्र के रूप में हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन संघर्ष जहां होना था वहीं होगा। अगर पुर्तगाली कालीकट पर हमला कर रहे हैं, वो कोचीन पर आ रहे हैं, वो उल्लाल पर आ रहे हैं, वो शिवमोगा पर आ रहे हैं, तो युद्ध भोपाल में थोड़ी लड़े जाएंगे। इसलिए ये यूरोपीय शक्तियां, औपनिवेशिक शक्तियां जहां जहां पहुंची वहां वहां उनका प्रतिरोध किया गया, और जहां जहां हम इन यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों का प्रतिरोध कर रहे थे वहां पर भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। इसलिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आया, ये कहना उसको बहुत संकुचित कर लेना है। जहां आक्रमण था वहां प्रतिरोध था, जहां प्रतिरोध था वहां पर केवल सेनाएं, केवल राजा युद्ध नहीं कर रहे थे, वहां के नागरिक युद्ध कर रहे थे। आप इतिहास उठाकर देखिए, पणशी राजा का भी समारोह एक वहां पर हुआ। पणशी राजा के साथ 72 घने जंगल, आज भी घने जंगल के अंदर हैं, उन जंगल के अंदर रहने वाले वनवासी युद्ध कर रहे थे।
उनका क्या खो रहा था? 1857 जिसको प्रथम कह देने से का आनंद लोग लेते हैं, उस 1757 से लेकर 1857 तक जो 150 से ज़्यादा युद्ध लड़े लोगों ने, और उनमें से ज़्यादातर वो लोग थे जो वनवासी थे। वो लड़ रहे थे, किसके लिए लड़ रहे थे? उनका क्या छिना था और क्या उन्हें मिल जाने वाला था? 1857 में ठीक है नाना साहब लड़े होंगे क्योंकि उनको राज्य वापस मिल जाता, लक्ष्मीबाई को शायद राज्य वापस मिल जाता। तत्या टोपे का क्या खोया था? सबसे ज्यादा युद्ध तो तत्या टोपे ने लड़े, उसका तो कुछ खोया ही नहीं था। वो कहीं का राजा नहीं था, उसको मिलने वाला भी कुछ नहीं था। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए, वो किसके लिए लड़े? उनका क्या खोया था जो मिलने वाला था? पूरे देश में जो लाखों लोगों के बलिदान हुए वो इसलिए नहीं लड़े कि उनका कुछ छिन गया था और वो उनको वापस मिलने वाला है। अपने देश की स्वतंत्रता, अपने देश की संप्रभुता, अपने जीवन की शैली, अपनी संस्कृति, जीने के तरीके पे जो विदेशियों का हस्तक्षेप था उसके विरुद्ध ये एक संघर्ष था जो देश का सामान्य नागरिक सामूहिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में कर रहा था। और इसलिए इस राष्ट्र की संकल्पना जो देश के सामान्य नागरिक के मन में स्पष्ट थी, हमारे विद्वानों के मन में शायद उसके बारे में कोई संदेह था। और इसलिए नेतृत्व तो शायद ये सोचता होगा या मानता होगा या ये विश्वास भी करता होगा, क्योंकि ट्यूशन पढ़ के तो बिलाई से आए थे, रजिस्ट्री पढ़कर वहाँ की टर्मिनोलॉजी सीख कर आए थे और उनको लगता था कि नेशन इन मेकिंग है। लेकिन एक कॉमन मैन को जो गांव में रह रहा था, अनपढ़ आदमी था, उसको ये कन्फ्यूजन नहीं था कि भारत नेशन इन मेकिंग है। भारत हजारों साल से उसको मालूम है, क्योंकि उसने अक्षर ज्ञान शायद वो वाला ना हो जो जिसको हम साक्षर कहते हैं, लेकिन तो भी उसको परंपरा से दादी नानी की माध्यम से जो कहानियां सुन रही थी उसमें उसको पूरे भारत का भूगोल भी पता था। उसने कहानी महाभारत की सुनी थी, कहानी रामायण की सुनी थी, कहानियां कालिदास की लिखी हुई सुनी थी, लेकिन सब में उसको भारत का भूगोल मालूम था। उसको मालूम था कि हिमालय भारत में, उसको मालूम था कश्मीर भारत में, उसको मालूम था पेशावर भारत में, और उसको मालूम था कन्याकुमारी भारत में। ये भारत के सामान्य मनुष्य को, सामान्य निवासियों को ये कोई गलतफहमी नहीं थी कि भारत क्या है। और इसलिए भारत की जो संकल्पना सामान्य लोगों के मन में स्थित थी, उसने भारत को भारत बनाए रखा इन बहुत सारे वैचारिक कठिनाइयों के बावजूद भी। और इसलिए स्वतंत्रता का आंदोलन आज का विषय नहीं है, इसलिए उसके आंदोलन के डिटेल में मैं नहीं जाता हूं, लेकिन इस आंदोलन, स्वतंत्रता के आंदोलन, उसमें सबके योगदान, और उस योगदान के बाद जो भारत के राजनीतिक भारत के रूप में हमारे हाथ में मिला हमारे नेतृत्व को, उसके बारे में सबकी संकल्पना में जो अंतर था, और खासतौर से माने नागरिकों के मन की संकल्पना स्पष्ट थी, लेकिन प्रभावी तो वही संकल्पना थी जो नेतृत्व के मन में थी। और इसलिए केवल एक दो उदाहरणों से मैं अपनी बात साफ करने की कोशिश करूंगा। जो मैं सोचता हूं वो 1947 में हमने ट्रस्ट विद्यास्थनी का भाषण सुना है मध्य रात्रि में, और उसके बाद फिर हमने स्वतंत्रता की रजत जयंती भी मनाई, स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती भी मनाई, स्वतंत्रता की 60 वर्ष भी जब आए थे तब मनाए हमने, फिर उसके अब अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी तरह गणतंत्र के भी अवसर मनाते चले गए, 25-50 साल 60 साल सब मनाए हमने। शायद ये पहली बार हो रहा है, या कम से कम इतने व्यापक स्तर पर पहली बार हो रहा है कि जो लोग जिन्होंने अपना जीवन इस देश की आज़ादी के लिए लगाया और प्रचारित नहीं हुए, उनको स्मरण करने का काम किया है, जिसको आप अनसंग कह रहे हैं। मुझे लगता है अनसंग से ज़्यादा बेहतर शब्द लेसर नोन है, अल्पज्ञात लोग जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उन लोगों को शायद हम पिछले 25, 50, 60 वर्ष के जो अवसर हमने मनाए उसमें इस तरीके से कभी याद नहीं कर पाए। पहली बार हम इन अनजान गुमनाम नायकों को अपने बीच में पा रहे हैं और
कई बार तो हमें सुन के लगता है कि अच्छा ऐसा भी हुआ था और हमें पता ही नहीं था। तो ये एक अवसर ऐसा है जिसमें हमने ये किया। एक और इसका दूसरा हिस्सा है जो महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत सारे थे। हमने एक दुर्भाग्य का एक और पहलू ये है कि हम उस समय स्वतंत्रता के लिए जो घटनाएं हुई, जो एक्शंस हुए, जो गतिविधियां हुई, उनको भी हम अलग नामों से जानते हैं। माने पेशावर कांड, लाहौर षड्यंत्र, रिबेल्स, म्यूटिनी, कॉन्स्पिरेसी, ये सब शब्द आज भी पढ़ते पढ़ाते हैं, हमारे पाठ्यक्रमों में वही है। क्या ये लोग जो कर रहे थे वो म्यूटिनी थी? क्या जो कर रहे थे वो कॉन्स्पिरेसी थी? देश को आज़ाद कराने के लिए एक संघर्ष को, तब चूंकि वो एक अलग प्रकार का समुदाय था जो कानून लिखता था और उसका पालन कराता था, वो अलग था। लेकिन आज स्वतंत्र भारत में 75 वर्षों के बाद भी हम यही शब्द प्रयोग करेंगे अपने उन लोगों के लिए। इसके साथ एक और प्रश्न, पेशावर का कांड हुआ, लाहौर का षड्यंत्र हुआ, चटगांव शस्त्राकांड कांड हुआ, ढाका में बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन चला, बर्मा में बैठकर भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत प्रयास हुए, नेताजी सुभाष की सेना आ रही थी, हम सबको याद है। तो आईएनए जब भारत आ रही थी उस समय रंगून में उनको सोने से तोला गया। हम सबने सुना है, रंगून में सोने से तोला गया। जिस बर्मा ने, किस लिए तोला था? बर्मा को आज़ाद कराने तो नहीं आ रही थी आईएनए। आईएनए भारत को आज़ाद कराने के लिए चली थी। भारत को आज़ाद कराने के लिए चली आईएनए को के नेता को बर्मा में सोने से तोला गया, जगह जगह तोला गया। और यह घटना है 1943-44 की। 3 साल बाद हम स्वतंत्र हो जाते हैं। 3 साल बाद जो बर्मा भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर रहा है, महिलाएं अपने गहने दे रही हैं, उस बर्मा से हमने ये कहा क्या कि भाई अब हम आज़ाद हो जाएं, आ जाओ, गले मिल जाएं। 37 में अलग हुआ, 10 साल अलग भारत से अलग हुए, काट कर अलग किए गए, 10 साल बीते थे। अंग्रेजों ने षड्यंत्रपूर्वक काट कर अलग किया था, लेकिन चूंकि अंग्रेजों ने काट कर अलग कर दिया इसलिए बर्मा विदेश हो गया। हमने सोचा क्या कि वो भारत है, भारत की आजादी के लिए वो कर रहा था संघर्ष। श्रीलंका भी उससे थोड़ा पहले ही अलग हुआ था। हमने श्रीलंका को कहा क्या? कांग्रेस के एक अधिवेशन में प्रस्ताव भी पारित हुआ कि बर्मा बहुत परेशान करता है, बर्मा काट के अलग कर दिया जाए। भारत से काटकर बर्मा अलग हो, ये कांग्रेस के अधिवेशन का एक प्रस्ताव आया है। कैसे होता है? मैं इर्द गिर्द इसलिए घूम रहा हूं कि विभाजन की चर्चा खूब हुई होगी 2 दिन में, लेकिन विभाजन के दाएं बाएं आगे पीछे क्या हो रहा था उस पृष्ठभूमि को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, कैसे ये हुआ। और 1929 में रावी के तट पर जिस ऐतिहासिक संकल्प को लिया था पूर्ण स्वराज्य के, स्वतंत्रता के, उसके बाद बर्मा और श्रीलंका अलग किए गए ना। और उससे भी 6-7 साल पहले 1922 में नागपुर का अधिवेशन हुआ था। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के वहां की जो स्वागत समिति और प्रस्ताव समिति बनी थी, स्वागत समिति के उपाध्यक्ष और प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष ये डॉक्टर हेडगेवार थे, जिन्होंने बाद में चल के आरएसएस बनाई। कांग्रेस के पदाधिकारी थे, कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे स्वागत समिति के, जिन्होंने अधिवेशन किया 1922 की। उसकी अधिवेशन की स्मारिका जो छपी वो मौजूद है रिकॉर्ड में, और उसमें उनका नाम लिखा हुआ है डॉक्टर हेडगेवार का, कांग्रेस के पदाधिकारी के रूप में। और उस प्रस्ताव समिति ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा, जो बाकी लोगों के कठिन विरोध के कारण प्रस्ताव पास नहीं हो सका। स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज्य का 1922 में, 1929 में जाकर लाहौर में वो होता है। और लाहौर में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित करने के बावजूद भी 1935 और 37 में जब ये देश के हिस्से काट कर अलग किए जाते हैं,
तो कोई राजनीतिक प्रस्ताव नहीं पारित होता है इसके विरुद्ध कि भारत को कैसे काट सकते हैं। तो जो 35 और 37 में ये प्रस्ताव नहीं ला सके कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, वो उनसे 47 में आप उम्मीद करते हैं अगर, तो गलत वो थे या गलत आप हैं। वो 35 में भी चुप थे, वह 37 में भी चुप थे, तो 47 में चुप रहना कौन सी बड़ी बात थी। 35-37 में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था तब भी विरोध नहीं कर रहे थे, तो 47 में तो कुछ मिलने वाला था। इसलिए विभाजन हो गया। विभाजन हो गया, हम जानते हैं। कांग्रेस कार्य समिति में इसमें बड़ी बहस हुई थी। गांधी उठकर चले गए और गांधी को कोई बुलाने नहीं गया था, वो लगभग अप्रासंगिक हो चुके थे। इसलिए जो बाद में कहते हैं कि उन्होंने लाश पर बंटवारा होगा, लाश पर किसके भरोसे, जिसके भरोसे उन्होंने ये बात कही थी कि मेरी लाश पर बंटवारा हो गया होगा, उन्हें गांधी की लाश तो मंजूर थी लेकिन बंटवारा स्वीकार था। जिनके भरोसे उन्होंने ये बात कही थी वो उस भरोसे को नहीं रख सकते, तो गांधी क्या करते। और इसलिए विभाजन होना ही था, इसलिए वो विभाजन हो गया। विभाजन होना था, हो गया, लेकिन इस पर सबकी सर्वसम्मति थी, सब इस बात पर सहमत थे। जो शक्ति के केंद्र में थे वो सहमत थे, इसलिए हो गया। लेकिन उनके भी सब एक कारण थे, ऐसा नहीं था। सबके कारण भी अलग अलग थे, अलग अलग स्थानों पर सबने कहा है। हम देखते हैं जब हम एक उसको सरलीकरण, जो मैं कह रहा हूं पहले जहां से मैंने बात शुरू की, हम जब सरलीकरण कर लेते हैं तथ्यों का तो कठिनाई होती है। विभाजन नेहरू ने भी स्वीकार किया, विभाजन पटेल ने भी स्वीकार किया। नेहरू से बाद में किसी ने पूछा, लंदन टाइम्स के पत्रकार नाम का बड़ा पॉपुलर है, नेहरू ने कहा कि हम सब थक चुके थे, हम और लड़ने को तैयार नहीं थे, और अब जेल जाने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं थे। अब हमारी ये उम्र हो गई थी कि हमें आराम की जरूरत थी, इसलिए हमारे पास विभाजन को स्वीकार करने का अलावा कोई विकल्प नहीं था। नेहरू जी का ये रिकॉर्डेड बयान है, अखबार में छपा है। पटेल ने भी दिया है दूसरी जगह। पटेल ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि विभाजन हो, लेकिन सरकारी दफ्तर के हर कमरे में एक पाकिस्तान बन चुका है, और हर कमरे में बैठे दो लोग एक दूसरे के खिलाफ, दो चेयर्स पर बैठे लोग लड़ रहे हैं। हर कमरे में संघर्ष चल रहा है भारत और पाकिस्तान का, और कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए अगर कुछ भी कर लेना है तो जो जा रहा है उसको छोड़कर जो बच सकता है उसको बचा लेने के लिए मैंने विभाजन स्वीकार किया। ये पटेल की राय थी। दोनों की राय, परिणाम एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग कारणों से भारत विभाजन स्वीकार कर रहा है। पटेल कह रहे हैं, लिख रहे हैं चिट्ठी, वो कहते हैं कि जाते जाते भी ये सब करके जा रहे हैं। माने कुछ महीने पहले 46 के अंत या 47 में बस्तर, इतना बड़ा पूरा वनवासी संभाग, जिसको हम आज भी उसका महत्व अलग कारणों से जानते हैं, निजाम हैदराबाद अलग और रहने को तैयार था, और निजाम हैदराबाद को बेच दिया अंग्रेजों ने जाने से पहले बस्तर। पटेल कहते हैं ये ऐसी घटनाएं होने लगी थी जिसके कारण मुझे लगा कि जो बच सकता है उसको बचा लिया जाए। अब इन परिस्थितियों को मैं कह रहा हूं, कुछ ऐसा नहीं, सब उपलब्ध डॉक्यूमेंट से मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हम सबको थोड़ी खोजी प्रवृत्ति के साथ इन पर जाना चाहिए। अलग अलग कारणों से लोगों ने अपने विभाजन स्वीकार किए, लेकिन जैसे बर्मा के साथ हम अपने आप को नहीं जोड़ पाए। हमने नहीं कहा 3 साल बाद कि आ जाओ फिर से मिल जाते हैं, क्योंकि बर्मा भारत था, श्रीलंका भारत था, हमने नहीं कहा। वो चलिए काटकर उन्होंने अलग कर दिया था, इसलिए उसकी बात छोड़ दें। लेकिन तब से लेकर 1961 तक गोवा गुलाम रहा। आज कक्षा 5 के बच्चे से पूछ लीजिए कि गोवा भारत है या नहीं, क्या उत्तर देगा? ये जो एक छोटे बच्चे को मालूम है गोवा भारत है, लेकिन इस देश का नेतृत्व को 13-14 साल लग गए ये तय करते में, वो भी तब जबकि उसको छीनकर उसके हाथ में सौंप दिया गया। गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी, ये सब स्वतंत्र होने चाहिए क्योंकि ये भारत है। ये लोगों को मालूम था, ये नेतृत्व को या तो अनुमान नहीं था, या मैं उन पर बेईमानी का आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं उनको नासमझी का एक सुरक्षास्त्र दे रहा हूं।
संदेह का लाभ दे रहा हूं कि शायद वो समझ ही नहीं पाएंगे क्या था। लेकिन ये तथ्य है कि वर्षों तक हम यानी हमारे ध्यान में ये आया ही नहीं कि अगर भारत स्वतंत्र हुआ है इसका मतलब क्या है, क्योंकि भारत क्या है इसका मतलब हमने पूरे मन से नहीं समझा था। जिन षड्यंत्रों की मैंने बात की, पेशावर है, जो लोग लखनऊ में लड़ रहे थे वो भारतीय थे, और जो पेशावर में लड़ रहे थे, जो लाहौर में लड़ रहे थे, जो ढाका में लड़ रहे थे, जो कराची में लड़ रहे थे, जो रंगून में लड़ रहे थे, भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे ना। हमने उन लोगों की जयंतियां मनाई क्या कभी भारत में, स्वतंत्र भारत में? जो लाहौर और कराची में लड़ रहा था वो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहा था, उसे सपना भी नहीं आया था कि पाकिस्तान आप मान लेंगे या बन जाएगा। भगत सिंह लाहौर जेल में जब फांसी पर चढ़े तो पाकिस्तान के लिए लड़े लाहौर में। ये सब भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोग जो इस पूरे भू क्षेत्र में लड़ रहे थे, हमने स्वतंत्रता के बाद उनको भी भुला दिया। 75वें वर्ष में अगर हम ये कर पाए तो शायद हम अपनी कुछ प्रायश्चित कर लेंगे। और जब ये ऐसी स्थिति थी, भारत की समझ को, भारत के अंदर, भारत को मेरे अंदर भारत जीना चाहिए, अगर हम ये नहीं कर सकते, हमारे देश के नेतृत्व में ये नहीं था, इसलिए विभाजन की विभीषिका देखने का और उससे पीड़ित होने का अवसर आया। मैं 2-3 चित्र आपके सामने रखता हूं जिससे उस आपके ध्यान में आएगा। देश का एक बहुत बड़ा समाचार पत्र है, उसके संपादक के साथ बातचीत हो रही थी। तो जैसे कोई भी बड़ा आदमी है, बड़े अखबार का संपादक, तो स्वाभाविक रूप से हमें बताते ही हैं, बहुत सारा बताना भी चाहिए उन्हें। लेकिन जब वो विभाजन के बारे में और 42-47 के आक्रमण के बारे में उनसे चर्चा होने लगी और उन्होंने अपनी कुछ जानकारी बताई, तो उनको आग्रह किया कि एक बार आप उन लोगों से चलकर मिलिए, वो जगह देखिए जहां आक्रमण हुए थे, और जिन लोगों ने विभाजन की इस पीड़ा का सामना किया है उनसे एक बार मिलिए। और मैं उनका बड़े आदर के साथ उनको अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस बात, हमने वो चुनौती के रूप में कहा, उन्होंने वो स्वीकार किया। और वो 15 दिन उस क्षेत्र में घूमे, बाद में उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। और राजौरी नाम की एक जगह हम सब जानते हैं, राजौरी में बहुत बड़ा आक्रमण हुआ था। राजौरी में जब वो पहुंचे, वहां पर एक बलिदान भवन है। राजौरी लगभग 6 महीने तक उन पाकिस्तानी हमलावरों के कब्जे में रहा और निरंतर हिंसा चलती रही। 6 महीने बाद जब हमारी सेना पहुंची तो पूरा शहर लाशें थी, लेकिन लाशें के खाल वगैरह सब खत्म हो गई थी, जानवर खा गए थे, केवल हड्डियों का ढेर बाकी थे। और उन्हें झाड़ुओं से इकट्ठे करके ऐसे बड़े बड़े उसके टीले बनाए गए और एक साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके फोटो वहां पर उन्होंने लगा रखे, वहां के लोगों ने एक छोटा सा स्मारक बनाया। वहां दिवाली के दिन हमला हुआ था। बड़ा शहर था उस समय के हिसाब से, वो बड़ा शहर था। दिवाली की रात को हमला हुआ। स्थिति सबको समझ, कहानियां पहले से सुनते आ रहे थे, जब हमला हुआ तो उनको भी समझ में आ गया कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। सारे पुरुष इकट्ठा हुए, उन्होंने तय किया कि मरना तो निश्चित है, लड़ते हुए मरेंगे। लड़ने की तैयारियां की, जिसके पास जो कुछ था वो हुआ। पूछा गया महिलाएं कौन हैं जो लड़ सकती हैं। कुछ महिलाएं भी ऐसी थीं जो जिन्होंने तय किया कि हम भी लड़ते हुए ही मरेंगे। काफी महिलाएं ऐसी थी कि जिनको लगा कि हम तो लड़ नहीं सकते। लेकिन जो पीछे से कहानियां सुनते हुए आ रहे हैं अफवाहों के साथ कि फिर ऐसे स्थानों पर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, वो मरने से भी बदतर है, इसलिए उन लोगों ने अब तय कीजिए, कोई समाज तय कर रहा है, उन्होंने तय किया कि अच्छा है कि महिलाएं जो लड़ भी नहीं सकती हैं वो जहर खा लें। इकट्ठा किया गया। जहर सामान्य तौर पर घर में नहीं रखा जाता, जो भी उपलब्ध था,
लेकिन जहर खत्म हो गया, उसे खाकर कुछ जितनी महिलाएं खा सकती थी और जान दे सकती थी वो खाकर उन्होंने वो कर लिया, जहर समाप्त हो गया। फिर ये तय किया कि महिलाओं को गोली मार दी जाए। जितने भी हथियार मौजूद हैं, तो गोलियां भी बहुत नहीं है, गोलियां भी कम है, तो ये कोशिश की कि एक गोली से 2 महिलाएं मरें, वो भी संभव नहीं था। महिलाओं ने अपनी ओर से प्रस्ताव किया कि अगर गोलियां हम पे ही खर्च कर दोगे तो उससे लड़ोगे कैसे, गोलियां उनके लिए बचा कर रखो, ऐसा करो हमारी गर्दनें काट दो। और वह भी दौर हुआ और वहां पर एक बड़ा कुआं था, उस कुएं में गर्दन काट कर उस कुएं को भर दिया गया, जब ऊपर तक आ गए। और उस कुएं की मुड़ेर पर जाकर जब ये संपादक महोदय बैठे तो फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में केवल चित्तौड़ का जौहर सुना था, चित्तौड़ के अलावा भी कहीं जौहर हुआ है, ये मैंने सुना नहीं था, लेकिन ये है उस जौहर से बड़ा जौहर। इन परिस्थितियों में राजौरी के सभी उपस्थित लोग लड़ते हुए मारे गए। 20,000 से भी ज्यादा पुरुष उस संघर्ष में उनकी मृत्यु हुई। ये 20,000 वो संख्या है जो उस समय की सेंसस में थी, जिनकी गिनती हुई थी। वो लोग जो पीछे से गांवों से भागकर आ रहे थे, उनकी गिनती तो किसी ने की ही नहीं। तो ये राजौरी का दृश्य है जो विभीषिका, विभाजन की विभीषिका। आप कल्पना कीजिए किस दौर से मुझे कहते हुए मैं हिल रहा हूं, जिन्होंने अपने सामने भुगता होगा उनका कैसे। एक दूसरा चित्र है, उसके आगे ही पुंछ है। पुंछ में नदी के किनारे, पुंछ नदी के किनारे 2 पुल थे, बिल्कुल हरिद्वार की तरह। एक का नाम लक्ष्मण पत्तन था, दूसरे का नाम राम पत्तन था। झूला पुल था वहां पर भी। वहां पर जो सुरक्षा के अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना गोला बारूद नहीं है कि आपकी रक्षा कर पाए, इसलिए आप ये क्षेत्र छोड़कर चले जाइए, यहाँ पर आक्रमण होने वाला है और आप लोग अपनी जान बचाइए और चले जाइए। गांव में 600 लोग थे, 600 लोग चल दिए, जो कुछ भी पोटली लेकर चल सकते थे, क्योंकि सामान कुछ था, ले नहीं जा सकते थे। दौड़ते दौड़ते जो ले चल सकते थे भागते हुए, वो लेकर चले। तो रात भर चलते, सुबह रोशनी होने से पहले कहीं जंगल में छिप जाते, फिर आगे बढ़ते, चलते रहे। यहां जो अभी सुचेतगढ़ बॉर्डर है हमारा, में से कुछ लोग गए होंगे, सुचेतगढ़ बॉर्डर के लगभग एक 10-12 किलोमीटर दूर रावलाकोट नाम की एक जगह है। आप आज जाएंगे सुचेतगढ़ बॉर्डर पर, जम्मू में ही है, आरएसपुरा के पास। तो वहां पर बोर्ड भी लगा, आज भी पत्थर लगा रावलाकोट का। रावलाकोट पहुंच गए, वहां एक गांव था, उस गांव के मूल निवासी जा चुके थे, कुछ लोग और आकर उसमें बस गए थे। उन्होंने कहा अच्छा कहाँ भाग रहे हो, जरूरत नहीं है, अब तो तुम ठीक सुरक्षित जगह आ गए हो, और ये एक बड़ा घर है, एक खाली पड़ा है, इस घर में एक दिन में छुप जाओ, रात में जाना। सारे लोग 600 लोग उस घर में जैसे तैसे घुस गए। तो उन्हीं लोगों ने जिन्होंने उस घर में रुकाया था, उन्होंने चारों तरफ से बंद करके लकड़ी जलाकर उस घर में आग लगा दी। उस 600 में से 100 लोग जिंदा बचे और वो भागते हुए इधर तक आए। उनके जो एक जीवित व्यक्ति बचे, उनका नाम श्यामलाल है था। अब पिछले 3 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हुई। श्यामलाल ने मुझे बताया कि स्थिति ये थी, खाना तो दूर था, एक समय अंतिम 2-3 दिनों की स्थिति ये थी कि स्थिति ऐसी आ गई कि पानी भी उपलब्ध नहीं था, और बच्चे जब लगा कि ये तो बिना पानी के मर जाएगा, तो बच्चों को यूरिन तक पिलाकर जिंदा रखा, और उस परिस्थिति में ऐसे आए। तीसरा और एक दृश्य दिखाता हूं। एक जगह मीरपुर जिला, और उसमें गांव है कैनी भाइया नाम का गांव, एक ब्लॉक है, और उसमें पंजन गांव था। पंजन गांव में एक गुप्ता जी, मुकुंदलाल गुप्ता उनका नाम है, ये सब मैं नाम सहित बता रहा हूँ, सत्य घटना है, उनसे मिलकर
फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है जिनसे मिलकर मैंने सुनी है। मुकुल लाल गुप्ता वैद्य थे, इस्लाम के बड़े जानकार थे और कुरान पर प्रवचन देने के लिए उन्हें मदरसों में बुलाया जाता था। लेकिन 1931 में कश्मीर में आंदोलन हुआ, शेख अब्दुल्ला ने आंदोलन किया था। ये जनप्रतिनिधित्व तो मिले इसके लिए, बहुत सारी शर्तें महाराजा ने मान ली, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन का भी सारा मान लिया। एक शर्त महाराजा ने नहीं स्वीकार की, शर्त थी कि गो हत्या की, सार्वजनिक गो हत्या की अनुमति दी जाए। वो महाराजा ने स्वीकार नहीं की। शेख अब्दुल्ला इस बात पर नाराज थे और शेख अब्दुल्ला की मांग और महाराजा ने गो हत्या की अनुमति नहीं दी, इस बात से नाराज होकर इन वैद्य के घर पर हमला हो गया। खैर किसी पड़ोसी ने उनको बचाया और उनको कहा कि भाई अब इस बार तो हमने आपको बचा लिया है लेकिन आगे नहीं बचा पाएंगे, आप गांव छोड़कर चले जाओ। वो गांव छोड़कर आ गए मीरपुर। मीरपुर में आकर रहने लगे, सब कुछ छोड़कर चले आए थे। एक बेटी 2 बेटे थे, मीरपुर में रहने लगे। फिर से थोड़ा बच्चे भी बड़े हुए तो फिर से परिवार संभल गया, जो कुछ छोड़कर आए थे। फिर से एक घर बनाया, एक सब कुछ किया। ये सब करते करते 47 आ गया, मीरपुर पर फिर हमला हुआ, फिर उनको भागना पड़ा। मीरपुर की जनसंख्या उस समय 42,000 थी। 42,000 में से 18,000 लोग जीवित भारत की धरती पर आए, बाकी मारे गए। इन वैद्य जी की भी एक बेटी थी, उसका क्या हुआ ये उन्होंने कभी नहीं बताया, किसी अपने बेटों को भी नहीं बताया कि उस बेटी का के साथ क्या हुआ। लेकिन वो बेटी उस आने के क्रम में उनसे बिछड़ गई। दोनों बेटे यहाँ आए, जम्मू पहुंच गए। जम्मू से उनको निकाल कर लखनपुर के बाहर बॉर्डर पर धकेल दिया गया। लखनपुर के जो कैंप लगे हुए थे उनमें जगह नहीं थी, उनको कहा गया कि यहाँ नहीं है, करनाल में कैंप लगे हुए वहाँ चले जाओ। तो मीरपुर से पैदल जम्मू, जम्मू से लखनपुर, लखनपुर से पैदल करनाल। करनाल पहुंचे तो वहाँ भी बताया गया कि ये कैंप तो भर चुका है, दिल्ली में कैंप लगा हुआ है, वहाँ चले जाओ। करनाल से फिर पैदल चलते हुए वो लोग सारे यहाँ दिल्ली में आए। यूनिवर्सिटी के पीछे जो मैदान है वहाँ पर जो कैंप लगे थे उन कैंप में आए, गर्भवती पत्नी के साथ इतनी दूरी पैदल पार करते हुए। उस कैंप में उनके बेटे का जन्म हुआ। हम में से कुछ लोग उस बेटे को जानते होंगे, इस समय देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक बेटा उनका है। तो इस तरीके के दृश्यों के साथ जो लोग जिए हैं, आखिरी उदाहरण देखा तो फिर दिल्ली का ही उदाहरण है। यहाँ एक सज्जन के घर में गया था तो उनके घर चाय पीते पीते उनसे बातचीत होती रही। पूछेगा, मैंने पूछने लगा कहाँ से आए, कैसे आए, तो पिताजी कहाँ गए, क्या रहा। तो उन्होंने कहा पिताजी तो मैं छोटा था तभी चले गए। मैंने कहा छोटा क्या, एक्सीडेंट हुआ था, बीमार थे क्या? नहीं एज हो गई थी उनकी। मैंने कहा आप छोटे तो पिताजी की एज हो गई थी, ऐसे कैसे था? तो पहले तो उन्होंने थोड़ा संकोच किया, बाद में जब ज़्यादा मैंने थोड़ा पूछा ताछा तो उन्होंने कहानी सुनाई अपनी। उन्होंने कहा कि वो जब लुट कर आए थे, पूरा का पूरा समाज आया था और उनके गांव से जो लोग चले, रास्ते में सारी घटनाओं में एक भी महिला उनके समूह में से जिंदा नहीं बची, उनके साथ नहीं बची। सब छिन गई, लुट गई, चली गई, हत्याएं हो गई। केवल पुरुष 25-30 आ गए थे। सब कुछ खत्म हो चुका था। इनके पिताजी की उम्र उस समय 25-26 साल थी। संयोग से एक बच्ची गोदी में थी कुछ महीने की, जिसको वो हमलावर पहचान नहीं पाए कि लड़का है लड़की है, और वो गोदी में चली आई। अब ऐसी दरिद्र स्थिति में आकर अपने जीवन का संघर्ष सबने प्रारंभ किया। उस समय वो कौन उनके साथ रिश्ते बनाता दिल्ली में? वो बता रहे हैं कि जब वो बच्ची जो कुछ महीने की थी, वो जब 20 साल की हुई तो मेरे पिता के साथ उनकी शादी हुई, उस कम्युनिटी में पहली शादी। तब तक पिताजी 50 पहुंचने वाले थे।
और अगले और 10 साल बाद, जब ये 10 साल के थे, 8-10 साल के, तो पिताजी चले गए। अब केवल 47 की घटनाएं नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने भुगता है, आज भी भुगत रहे हैं, आज भी वो रो पड़ते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था। उस पीड़ा को, उस दंश को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, और उसमें से एक और पक्ष जो हमारे ध्यान में आना चाहिए, हम बाकी जगहों के अनुभव सबके अलग अलग, मैंने बहुत घूमने का मौका मिला है, बहुतों की कहानियां सुनी, इसलिए मैं आपके साथ ये साझा कर रहा हूँ। लेकिन हमारे इर्द गिर्द दिल्ली में देखिए, जो पंजाब से, जम्मू से लोग समाज आया, अपना सब कुछ गंवा कर आया, अपने पड़ोसी ने, जो कल चाचा कहता, अपने भाभी कहता था, चाची कहता था, बेटी कहता था, बहन कहता था, उसने उसके साथ क्या किया, मानवता पर जरा भी उस आदमी का विश्वास बचेगा क्या? इतना सब होने के बाद, और इतना सब होने के बाद जो लोग आए और अपनी, केवल अपने परिश्रम के बल पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया यहाँ पर। आप देखिए, दिल्ली के अनुभव हम सबके सामने हैं, हम सब कॉलेजों से जुड़े हुए हैं, कितने कॉलेज उस समाज ने बनाए जो लुट कर आया था, जिसका मानवता से विश्वास उठ जाना चाहिए था, उसने फिर लौटकर जैसे ही समझ हुआ, इस कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए, आश्रम बनाए, धर्मशालाएं बनाई। देखिए पंजाबी समाज के कितने, सिंधी समाज के कितने संस्थान हैं, समाज के लिए किया उन्होंने। आप कल्पना कीजिए, ये जीवन झेल कर आना उस हालत में से, फिर भी समाज पर, मानवता पर विश्वास बनाए रखना, ये उससे बड़ी चुनौती थी जो उन्होंने झेला, उससे बड़ी। इसके बावजूद भी मानवता विश्वास बनाए रखना और लोक कल्याण के लिए कुछ करते रहना, ये उस समाज ने करके दिखाया है, जो बड़ा उल्लेखनीय है। और मुझे लगता है उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं होती, उनके योगदान पर चर्चा नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, केवल यहां से विस्थापित होकर, मुस्लिम समाज वहां नहीं गया, कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं जो वहां से, जिन्हें पाकिस्तान मंजूर नहीं था, पाकिस्तान छोड़कर भारत आए हैं, ऐसे मुस्लिम समाज के भी लोग हैं। उनकी चर्चा हमने करनी है कि नहीं करनी है? क्योंकि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी और पाकिस्तान नहीं चाहा था। शायद गिनती में कम होंगे, लेकिन ऐसे लोग हैं क्यों, जिन्हें पाकिस्तान मंजूर नहीं था, इसलिए पाकिस्तान को, उन हिस्सों को छोड़कर उस हालत में पैदल चलते हुए भारत में रहने के लिए भारत आए। उनमें भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं आज। इसलिए विभाजन की यह विभीषिका, ये पीड़ा, ये दंश जिन लोगों ने देखा है, उन्होंने इस भारत को गढ़ा है। मैं अंतिम बात कह रहा हूं, उस दौर में, जो से 40 का, 50 का दशक था, 60 का दशक था, जब भारत को खड़ा करने का एक संघर्ष था, तब उस समय की जो सबसे ब्रिलियंट माइंड्स थे, जो सबसे योग्य लोग थे भारत के, वो अमेरिका, रूस की सेवा करने चले गए। जो नहीं जा सकते थे, वो हम जैसे लोग हैं, जो उस समय दूसरे, तीसरे, चौथे दर्जे के लोग थे, जिन्होंने इस भारत को यहां भारत बनाया। जो लुटपिट कर आए थे, उन्होंने उसको भारत बनाया है। जो समृद्ध लोग थे, वो अमेरिका की सेवा में चले गए, आज एनआरआई कह के उनको बड़ा इज्जत करते हैं। लेकिन वो एनआरआई वो हैं, जब भारत को खड़ा करने के लिए उनकी जरूरत थी, तो उस समय भारत में नहीं थे। भारत उन लोगों ने खड़ा किया जो अपना सब कुछ खो चुके थे। इसलिए हमें ये अपने ऊपर भी आत्मविश्वास करना है कि हमें क्षमता है कि हम भारत को उस 47 की यात्रा से, उस 60 और 70 का भारत जिसमें हम गेहूं भी अमेरिका से दान में मांग कर खाते थे, वहां से लेकर आज एक महाशक्ति के रूप में, G20 के अध्यक्ष के रूप में हम अगर आज भारत के 75वां वर्ष मना रहे हैं, तो ये अपने उस सबसे सामान्य समाज के समूह के बल पर बना रहे हैं। इसलिए हमें ये आत्मविश्वास के साथ, हम जिस भारत की संकल्पना को लेकर चले थे, उस वैसा भारत बनाने की ताकत हम में है, और वैसा हम बना कर रहेंगे। विभाजन की पीड़ाओं के बावजूद, हिंसा की उन कहानियों के बावजूद, हमने मानवता से विश्वास नहीं खोया है, हमने अपने आत्मविश्वास से को नहीं खोया है। हम अपने सपने को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, देश को जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि हम शायद उस रेस में नहीं है जिसको महाशक्ति बन, दुनिया की महाशक्ति जैसे अमेरिका या रूस
एक ध्रुवीय विश्व बनाने की कोशिश में जिस प्रकार की महाशक्ति वो हैं, वैसी महाशक्ति शायद भारत का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि भारत का अगर ये उद्देश्य होता तो मानवता के ये प्रश्न, ये उदाहरण हमारे सामने नहीं आते। हम मानवता के लिए जीते हैं, मानवता के लिए अपनी संस्कृति को संरक्षित करते हैं, और इसलिए महाशक्ति बनना ये भारत की नियति नहीं है, लेकिन विश्व गुरु बनना भारत की नियति है। हम सब मिलकर भारत को उसके यथायोग्य स्थान पर पहुंचाएंगे, इसको विश्व गुरु बनाएंगे, यही हम सबका संकल्प है। और आज के इस अवसर पर मैं अपनी बात कहने के लिए, अवसर देने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार।